जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे आपातकाल के परिणाम। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, लेकिन उससे पहले भी हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था और 1971 से 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 को दोहरा आपातकाल लगा था। अनुच्छेद वही 352 के तहत पहले से लगा हुआ था और अनुच्छेद 352 के तहत ही अब लगा था। कब? 25 जून 1975 को। और 3 दिसंबर 1971 को भी धारा 352 के तहत ही आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है। उस समय आपातकाल क्यों लगा था? उस समय हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। इस वजह से बाह्य आक्रमण के चलते हुए देश में आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 में आपातकाल लगा था अनुच्छेद 352 के तहत ही, लेकिन आंतरिक अशांति के चलते आपातकाल लगाया गया था। यानी उस समय का कारण अलग था, इस समय कारण अलग है। यानी 352 अनुच्छेद 352 के तहत हम 3 तरह से आपातकाल लगाते हैं। पहला, अगर हमारा देश किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत प्रधानमंत्री के कहने पर, मंत्रिमंडल के कहने पर, वर्तमान में तो कहने पर नहीं, वर्तमान में तो लिखित रूप से सूचना देने पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, वरना नहीं लगाता। पहले क्या था? ये नहीं था। पहले 1975 में जब आपातकाल लगा, 71 में लगा, तब ये नहीं था। तो 3 तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है 352 के तहत। पहला, हमारा देश अगर किसी युद्ध में शामिल हो जाए, हमारा देश पे अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे और हमारे देश में आंतरिक अशांति हो, हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी होने का अंदेशा हो, तो इन 3 तरीके से आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपातकाल 1971 लगा हुआ था, 1975 में दोहरा आपातकाल लग गया। ठीक है। इसके विरोध में क्योंकि लोग उस समय बहुत विरोध कर रहे थे, उससे पहले लोग बहुत विरोध कर रहे थे। विरोध क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो, मैं बता देता हूँ, जैसे ये अपना गरीब हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी, गरीबी और बढ़ गई, लोगों का असंतोष फैल गया, सरकारी कर्मचारियों का असंतोष फैल गया, छात्रों में असंतोष फैल गया, बिहार में आंदोलन हुआ, गुजरात में आंदोलन हुआ, उसके बाद में रेल हड़तालें भी, जुलूस, धरना प्रदर्शन, संसद मार्च, ये सब घटनाएं घटित हुई, जिसकी वजह से सरकार ने क्या कर दिया? आपातकाल लगा दिया। तो हम ये पढ़ेंगे मोटा मोटा कि आपातकाल के परिणाम क्या निकल कर आए, आपातकाल का नतीजा क्या निकला, आपातकाल लगने से क्या क्या देश में परिवर्तन आए जो पहले नहीं थे, अर्थात देश में आपातकाल के बाद में क्या परिवर्तन आए, आपातकाल परिणाम, आपातकाल नतीजा, आपातकाल का रिजल्ट क्या निकल कर आया। ठीक है। तो पहला परिणाम क्या था? देश में चल रही हड़तालें, जुलूस, बंद, धरना, रैलियां, ये सब बंद हो गई। क्या परिणाम निकला? पहला, देश में हड़ताल, जुलूस, बंद, प्रदर्शन, रैलियां, ये सब बंद हो गए। ठीक है। निवारक नजरबंदी के तहत, किसके तहत? निवारक नजरबंदी के तहत अंतर्गत सरकार ने 676 नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 2, तीसरा परिणाम क्या निकला? संविधान द्वारा प्रदत्त जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, उन मूल अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया गया, अर्थात उसको अवैध घोषित कर दिया। अर्थात उस समय हम अपने मूल अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, निष्प्रभावी कर दिया, प्रभावहीन हो गए हमारे सातों मूल अधिकार। ठीक है। उसके बाद में सरकार ने, चौथा, सरकार ने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी, ये 2 संगठन है, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का, इन दोनों संगठनों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दी कि इन दोनों की वजह से देश में सामाजिक और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, इसका अंदेशा है। इस कारण से इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। प्रेस सेंसरशिप के तहत, प्रेस सेंसरशिप के तहत देश की मीडिया
समाचार पत्र पत्रिकाओं के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ये कहते हुए कि आप जो भी समाचार छापेंगे, जो भी खबर छापेंगे, उससे पूर्व वो क्या खबर छाप रहे हैं उसकी हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप समाचार छाप सकते हैं। इसके विरोध में समाचार पत्रिकाओं ने सरकार का विरोध किया। बहुत से समाचार पत्रों ने विरोध प्रदर्शन का नया तरीका अपना लिया और जिस जगह पे वे सरकार की आलोचना करना चाहते थे, सरकार की आलोचना को लिखना चाहते थे, उस जगहों को समाचार पत्रों ने खाली छोड़ना शुरू कर दिया। सरकार को अभी ये भी गंवारा नहीं हुआ, सरकार ने इसको भी बंद कर दिया और ये कहा कि आप खाली जगह नहीं छोड़ सकते। कुछ पत्रिकाएं थी जैसे मेन स्ट्रीम हो गई, इन लोगों ने क्या किया, सरकार के आगे घुटने टेकने की अपेक्षा अपने पत्रिकाओं को बंद करना ही मुनासिब समझा, उचित समझा और पत्रिकाएं छापना ही बंद कर दी। देश का सुप्रीम कोर्ट, अगला पॉइंट है, देश की सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत भी सुनवाई नहीं करने का फैसला सुनाया। यानी देश में जिन लोगों को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया था, वे लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर भी न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात न्यायालय ने अपने दरवाजे जनता के लिए बंद कर लिए। ठीक है। कन्नड़ भाषा के एक लेखक हैं शिवराम कारत, उन्होंने अपना पद्म भूषण जो सम्मान था, पदवी थी, उसको ये कहते वापस लौटा दिया कि देश में जो आपातकाल लगा है उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये अनैतिक है, असंवैधानिक है, अमर्यादित है, इसलिए मैं अपना पदक पद्म भूषण जो मुझे भारत सरकार से मिला है, मैं इसके विरोध में वापस जो सरकार को लौटाता हूं। उसी तरह बिहार के आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु ने भी यही कहते हुए अपना पद्मश्री सरकार को वापस लौटा दिया। दिल्ली में जो कच्ची बस्तियां थी, झुग्गी झोंपड़ियां थी, उन झुग्गी झोंपड़ियों को जबरदस्ती हटा दिया गया वहां से और उन लोगों को मजबूरी में विस्थापित होना पड़ा। देश में जबरदस्ती नसबंदी योजना चलाई गई, जबरदस्ती नसबंदी की गई लोगों को पकड़ पकड़ के, और ऐसी महिलाओं की नसबंदी की, ऐसी लड़कियों की नसबंदी की जिनकी शादियां नहीं हुई थी या हुई थी तो उनके बच्चे नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से देश में आपातकाल के दौरान ये घटनाएं घटित हो रही थी। और उसके अलावा सरकार ने 1975 में 39वां संविधान संशोधन करते हुए, सरकार ने 1975 में 39वां संविधान संशोधित करते हुए ये कहा कि आज से इस कानून के बाद में, संशोधित होने के बाद में, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा क्यों किया सरकार ने? ऐसा सरकार ने इसलिए किया, याद करो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था और उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। इस कांटे को निकालने के लिए, यानी न्यायालय दोबारा ऐसा ना कर सके, अर्थात न्यायालय ऐसा दोबारा ना कर सके, इसलिए उसने कानून में ही परिवर्तन कर दिया, कानून ही बदल दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। और संविधान संशोधन था 39वां संविधान संशोधन 1975, और ये कह दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायपालिका इसकी सुनवाई नहीं कर सकती। जब सुनवाई नहीं कर सकती तो फैसला कैसे देगी, समीक्षा कैसे करेगी? कांटा निकाल दिया, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। और सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1975 में और ये कहा कि अब से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल की बजाय 6 साल कर दिया जाता है, और अगर जरूरत पड़ती है 1 साल बाद में तो दोबारा से 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 2 साल हो गया। इसी तरह से जो चुनाव क्षेत्र में होने थे वो कब हुए? 77-78 में। तो ये सब परिणाम उस समय निकल कर आए थे। ठीक है,
जय हिंद। पिछला वीडियो था उसमें हम पढ़ा था आपातकाल के परिणाम। इसमें पढ़ेंगे आपातकाल से सबक, यानी देश में जो आपातकाल लगा, जो इमरजेंसी लगी, उस इमरजेंसी से, उस आपातकाल से हमने क्या सबक सीखा और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हमने क्या उपाय किए, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। अर्थात थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ पढ़ेंगे आपातकाल से हमने क्या सबक सीखा। ठीक है, तो आपातकाल से हमने पहला सबक तो ये सीखा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो बड़ा मजबूत है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हैं और भारत से लोकतंत्र को विदा करना एक तरह से असंभव सा काम है। अर्थात भारत से लोकतंत्र को विदा करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत से लोकतंत्र को समाप्त करना संभव नहीं है, पहला। दूसरा, जो हमारा संविधान के प्रावधान थे जिनके तहत हम आपातकाल लगाते हैं, उन प्रावधानों को हमने कठिन किया, जटिल बनाया। अर्थात हमने उन प्रावधानों को जटिल बनाया जिनके अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है। इसी कड़ी में हमने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और उसमें ये प्रावधान किया कि इसके बाद में उसमें प्रावधान किया कि इसके बाद में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के उपरांत ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी ने सिर्फ मौखिक रूप से अपने मुंह से कहा था राष्ट्रपति को, फखरुद्दीन अली अहमद को, कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन संविधान संशोधन करने के बाद में अब ऐसा भविष्य में नहीं होगा। अर्थात हमने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया और ये कहा कि इसके बाद में मंत्रिमंडल लिखित परामर्श देगा, अर्थात लिख कर देगा, तब जाके राष्ट्रपति लगाएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या किया? उसके बाद में हमने ये किया कि पहले इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति के कारण से, अंदरूनी गड़बड़ी की अंदेशा से, अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका से जो आपातकाल लगाया था 1975 में, तो हमने जो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और वो भी कौन संविधान संशोधन में? वही 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत हमने आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अर्थात आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी होने का हमें अंदेशा है। इस आधार पर इसके बाद में सरकारें आपातकाल नहीं लगा सकती। इसके लिए सशस्त्र विद्रोह होना ज़रूरी है। देश में जनता भड़क जाए, लोग हिंसा पर उतारू हो जाएं और अस्त्र शस्त्र लेके एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, सशस्त्र क्रांति हो जाए, हथियार लेके लोग सड़कों पर उतर जाएं और देश में हिंसा हो जाए, ऐसी स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद में अनेक ऐसे संगठन अस्तित्व में उस समय आने लगे जो नागरिक अधिकारों को लेकर सचेत थे, और न्यायालय भी नागरिक अधिकारों को लेकर पहले की अपेक्षा ज़्यादा सचेत हुई। तो हमने ये सबक लिया और हमने ये कदम उठाए ताकि भविष्य में कोई भी सरकार तानाशाही ना बन सके और देश में अनावश्यक रूप से आपातकाल ना थोप सके, देश पे एक बोझ ना डाल सके। आपातकाल एक धब्बा है देश के लिए, तो दोबारा से ऐसी घटना ना हो तो हमने एक सब कानून बनाए, ऐसे कदम उठाए। ठीक है।